नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी, जेपी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक बड़ा कवरेज हमने किया था, जो धांधलियां तरह तरह की परीक्षाओं में हो रही हैं उसको लेकर के एक बड़ा हुजूम आपने देखा था, जिसमें कि उत्तराखंड के अलग अलग जगह से युवा वहां पर पहुंचे थे और सरकार को जगाने की कोशिश उन्होंने की थी। और आज भी मेरे साथ में आप देख रहे हैं, जो युवा लीड कर रहे थे वो इस वक्त मेरे साथ में है। बॉबी पंवार जी हैं, गणेश धामी जी हैं, हृदयेश जी हैं और लुसुन जी हैं। तो ये युवा एक लीडर के तौर पर सामने आए और इतनी भीड़ को साथ में लेकर के चलना, अपनी बात को आगे तक पहुंचाना काफी बड़ी बात है। तो बहुत सारे युवा इस वक्त मुझे देख रहे होंगे, तो उनसे भी गुजारिश करूंगी कि ये जो महा रैली है, एक पूरा उत्तराखंड एकजुट हो चुका है, तो एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सभी को लड़ाई लड़नी है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जेपी वर्ल्ड टीवी में। बॉबी पंवार जी, जैसे कि आपने कल भी देखा होगा कि किस तरीके से लीड करते हुए इतनी भीड़ को साथ में लेकर के चल रहे थे, अपनी बात आगे तक पहुंचा रहे थे और इन सब चीजों को आगे तक भी पहुंचाया है। तो कल कैसा रहा आपका जो प्रदर्शन है? आपने अपनी मांगे आगे तक रखी होंगी, तो क्या अपडेट अभी तक की है? देखिए, कल का जो प्रदर्शन था वो काफ़ी अच्छा रहा। और अभी सफलता तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं तब तक सफलता मानना भी ठीक नहीं है। परंतु हाँ, ये कल की भीड़ ने हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ा दी है। कई प्रदेश के अभिभावकों की और हम पे विश्वास बढ़ा है, और शायद उनको ये लगने लगा कि हमारे बच्चों के हक और उत्तराखंड का जो भविष्य है उसको बचाने के लिए ये युवा साथी जो आगे आए हैं ये कुछ करेंगे, तो उनका विश्वास हम पर बढ़ा है। और हम भी ये संकल्प लिया है हमने कि उत्तराखंड को बचाने के लिए जिस प्रकार से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम लड़ाई विगत 5-6 वर्षों से लड़ते आ रहे हैं, उसी ईमानदारी के साथ और उसी दुगने जोश के साथ इस लड़ाई को आगे भी जारी रखा जाएगा। बात भ्रष्टाचार की हो, वो बात चाहे यूकेएसएससी में भ्रष्टाचार की हो, यूकेपीएससी में भ्रष्टाचार की हो, या अन्य संस्थान है, या विधानसभा में बैकडोर भर्तियां हो, या ऐसे मतलब जो विभाग है जहां पर ऐसे करप्ट मंत्री हमारे बना दिए गए हैं, वो जिसमें हम कहना चाहेंगे उच्च शिक्षा विभाग या स्वास्थ्य विभाग या सहकारिता विभाग, ये बड़े बड़े विभागों में जो घोटाले सामने आए हैं, इन सब का डाटा हम अब मीडिया के सामने रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे और कहेंगे कि उत्तराखंड सरकार ने या जो मोदी सरकार जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने का जो लाल किले की प्राचीर से जो भाषण देते हैं कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, ऐसे लोगों की सरकार में ऐसे मंत्री जिनकी 5 वर्षों में 200-300 गुना संपत्ति बढ़ जाती है, ये संपत्ति कहाँ से आई है? या तो इनके किचन गार्डन में, या पैसों के जो पौधे लगते हैं, पैसों के पेड़ लगते हैं, ये बात हो सकती है। और अगर नहीं लगते हैं तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, ये संपत्ति आई कहाँ से? आप ईडी की कार्रवाई पूरे देश में, जहाँ पर भाजपा शासित प्रदेश नहीं है, वहाँ पर तो आप धड़ाधड़ किसी बिजनेसमैन पर, किसी नेता पर, किसी पर भी आप ईडी की कार्रवाई कर दे रहे हैं। परंतु आपके मंत्रियों की जो संपत्ति का ब्यौरा है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। वो चाहे धन सिंह जी हो, रेखा आर्य जी की संपत्ति देखिए कितनी बड़ी है, 200 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है 5 सालों में। और एडीआर में हमने तो खुद काम किया है, एडीआर में हमने खुद काम किया और हमने डाटा निकाला है वहाँ से कि कितना कुछ यहाँ पे लोगों ने, यहाँ के अधिकारियों और यहाँ के नेताओं ने उत्तराखंड को लूटा है। हम ये जनता को बताना चाहते हैं, उत्तराखंड की जनता को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर यदि ईमानदारी से ईडी ने काम कर दिया तो जितना बजट उत्तराखंड का साल भर का बजट है, उतने 3 साल का बजट जो है वो सब निकलकर बाहर आ जाएगा। इससे 3 साल तक उत्तराखंड चलेगा, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। परंतु उसे निकालेगा कौन? सबसे बड़ी बात है, अभी भ्रष्टाचार की जो बात चल रही है, भ्रष्टाचार में हम बख्शेंगे किसी को नहीं। ये सफाई अभियान एक तरफ से शुरू हो चुका है, इसमें कोई अधिकारी लिप्त है, इसमें कोई नेता लिप्त है, इसमें कोई भी लिप्त हो, उनको छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी आगे की रणनीति रहेगी कि हम बैक टू बैक, पॉइंट टू पॉइंट और कदम से कदम आगे मिलाकर चलते रहेंगे। हमारी जो टीम है वो टीम पूरे प्रदेश में, आज आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम जिलों में रैलियां हो रही है, तमाम ब्लॉकों पर रैलियां हो रही है, तहसीलों में रैलियां हो रही है। तो ये इसका एक उदाहरण है। और ये हमारी जो सरकार है जो अभी भी मौन बैठी हुई है, और जैसे 30% आरक्षण जो हमारा समाप्त हुआ है, और वो इसलिए समाप्त हुआ कि हमारी सरकारों ने जो ये कानून बनाया था वो इतना कठोर कानून नहीं था कि उसकी पैरवी हाईकोर्ट में जाकर की जा सके।
हाई कोर्ट ने वो डिसमिस करा है। अब सरकार राजनीति करने के चक्कर में कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल गलत। आपकी कल कैबिनेट होने वाली है 9 तारीख को, आप उस कैबिनेट में एक अध्यादेश पारित कीजिए और आगामी विधानसभा सत्र जो 1-1.5 माह में होने वाला है, उस विधानसभा सत्र में उसे एक एक्ट बना दीजिए और एक ऐसा मजबूत एक्ट बना दीजिए जिससे भविष्य में हमारे उत्तराखंड की माताओं और बहनों के भविष्य जो सुरक्षित रह सके। जी। तो अभी जैसे कि कुछ टाइम पहले एक देखने को आया था कि कोई नेता थी और उनके घर में जब खंगाला गया उनका धन, तो बहुत सारा धन उन्होंने किसी और के नाम पर रखा हुआ था घर में। तो क्या लगता है कि यहाँ के नेताओं का भी ऐसा कुछ चिट्ठा निकल कर के सामने आ सकता है? देखिए, बिल्कुल चिट्ठा निकल कर आएगा। हमारे नेता ठीक है, उनकी पेंशन भत्ते मिल रहे हैं, सब कुछ है, उनकी जो कमाई है ठीक है, परंतु इनकी पत्नियां क्या कर रही है? घर में बैठी हैं सोफे पे। क्या सोफे पे कोई कमाई होती है? इनके पत्नियों के नाम अगर करोड़ों की संपत्ति निकलती है, अरबों की संपत्ति निकलती है, तो ये तो जानना चाहिए कि वो कहाँ से आई है। उसका भी तो सोर्स बताना पड़ेगा कि कहाँ से आई है। ये भ्रष्टाचार, ऊपर से जब पैसा लिया जाता है तो अपने रिश्तेदारों के नाम, अपने बेटों के नाम, बेटियों के नाम, अपने पत्नियों के नाम या दामाद के नाम, इस प्रकार से जो ये बांटा जाता है, इन सबका ब्यौरा निकलना चाहिए। आया तो आया कहाँ से, रास्ता क्या था, ये सब चीजें जब निकलेंगी तो जाके पता लगेगा कि इनकी जड़ें क्या थी। बैकडोर भर्तियों की जैसे बात की जाए तो आए दिन नए-नए जो नाम है वो निकल कर के सामने आ रहे हैं और हर एक विभाग अब शक के घेरे में है। तो ऐसे में जो लड़कियां हैं उनसे गलत तरह की डिमांड कई बार की जाती है, जो ऑडियो वायरल हो रही है उसमें देखा जा रहा है। और लड़कों से सिर्फ संविदा के लिए अगर मैं बात करूँ तो 10 लाख 7 लाख 8 लाख ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। तो लड़कों से पैसों से शोषण हो रहा है, लड़कियों का किसी और तरीके से शोषण हो रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को बंद करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं ताकि आने वाले समय में और भी जो नेता आते हैं उनको एक डर का माहौल पैदा हो जाए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाएगा? देखिए, शुरुआत हमने कर दी है और ये शुरुआत, ये जो जिस ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, जो ऑडियो वायरल हुई थी, ये बेचारी जो बहन थी हमारी, ये 2018 से भटक रही है। अभी मेरी मुलाकात 1 महीने पहले हुई तो हमने उन्हें ये रास्ता बताया कि इस प्रकार से इस पर कार्रवाई की जा सकती है। हमने उनको मीडिया के सामने लाया, बिना उनके नाम दिखाए, बिना उनका चेहरा दिखाए मीडिया के सामने लाए। जब मीडिया में ये मामला उठा तो कहीं न कहीं जो दोषी है, उनके परिवार वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने जब देखा तो उन पर थू-थू हुई और उसके बाद ये मामला इतना बढ़ा कि डीजीपी को इसके जाँच के आदेश देने पड़े। जाँच चल रही है, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास एक ऐसा मामला आ रखा है और उसी पैनल का मामला है, जिस पर नियमावली के विरुद्ध जाकर एक गलत आदमी को नियुक्ति दी गई और एक योग्य उम्मीदवार को बाहर कर दिया गया और वो पॉलिटेक्निक प्रवक्ता 2015 का मामला है और ऐसी घटनाएं उसी पैनल की घटना है। अब ये सारे सबूत एसटीएफ को दिए जाएंगे, जांच समिति को दिए जाएंगे, सरकार के सामने रखे जाएंगे, जरूरत पड़ी कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। इसमें लड़ाई लड़ेंगे। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारा संविधान, हमारा कानून हमें जो भी इजाज़त देगा, उस तरीके से इस लड़ाई को आगे लड़ा जाएगा और बस संकल्प ये ले रखा है कि अब इस लड़ाई में पीछे नहीं मुड़ना है। अगर पीछे मुड़ने का तो कोई अब सवाल नहीं होता, क्योंकि अगर पीछे भी मुड़ते हैं तो अब ये समझिए कि हमारे देवभूमि के देवी देवता हमें माफ़ नहीं करने वाले। और आज अगर युवा जागा है तो मैं उन जागे हुए युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि जब भी आह्वान होता है आप सड़कों पर उतरिए, क्योंकि अगर आप फिर से मौन होगिए तो फिर से ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि एक बार आप पूरी तरह से अगर क्लीन कर दो, एक बार पूरी सफाई कर दो, तो कम से कम इस राज्य का अस्तित्व बचेगा। ये देवभूमि जो है, ये देवभूमि रहेगी। जिस प्रकार से इन लोगों ने दानव भूमि बनाई है, ये दानव भूमि से फिर से देवभूमि बन जाएगी, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। धामी जी का रिश्तेदार तो नहीं छन आप? ना ना, वो है हमारे वहीं के पर अच्छा, छह चिंते यख युवा इतना सारा यख में बैठे हूँ कि बात पहुंचे दिया धामी तक कि धामी जी जो चे सीबीआई जांच करवे दिया। तो हमारी यही मांगे है कि सीबीआई जांच हो जो भर्ती घोटाला है, और जो 30% आरक्षण है जो हमारी छात्राओं को मिल रहा था वो हाई कोर्ट ने, तो उसके लिए अध्यादेश लाए, उसके लिए कानून बनाए, सशक्त कानून बनाए। और जो देखिए कैलेंडर जारी हो, मेन बात है कैलेंडर जारी हो, टाइम से एग्जाम हो, और जो भ्रष्टाचार जो है। कैलेंडर की आप बात कर रहे हैं उससे क्या कुछ फायदा पहुंचेगा युवाओं को?
देखिए, अगर कैलेंडर साल भर का जारी होता है तो युवा अपनी तैयारी करेगा कि जैसे यूपीएससी का है कि उसका जितने भी एग्जाम होते हैं यूपीएससी के, चाहे सीडीएस है या आईएएस का है या जो भी एग्जाम है उसके एसी का होता है, तो उनका कैलेंडर होता है। छात्र को पता रहता है कि मेरा इस टाइम पे फॉर्म निकलना है, ये मैं फॉर्म भरूंगा, ये मेरी तैयारी का टाइम है, इस टाइम पे मेरा रिजल्ट आ जाएगा, इस पे एग्जाम होगा और ये मेरिट आ जाएगी, इस टाइम पे एग्जाम आएगा और ये मेरी ज्वाइनिंग होगी। और इस तरह से जो छात्र हो पहले से अपनी तैयारी पूरी करेगा। ये वो अगर उस छात्र को अगर हम भौर में फंसा देंगे तो उसका समय तो सिर्फ इसी चीज़ पे निकल जाएगा। देखिए, हमारा काम सड़कों पे लड़ना नहीं है, हमें सड़कों पे मजबूरन उतरना पड़ रहा है। हमें बॉबी भाई वहाँ जाके सबूत दे रहे हैं, ये बॉबी भाई ये हमारा काम नहीं है, ये जबकि सरकार का काम है। सरकार का काम है कि उन नकल विरोधियों को रोके, उनको सख्त उनको अरेस्ट करे, जितने भी तमाम लोग हैं। ये आज मजबूरन कल आपने देखा कि हजारों छात्र सड़क पे उतरे। क्या हमारा काम है सड़क पे उतरना? हमारा काम था पढ़ाई करना, पढ़ना। अगर सरकार अपना काम बखूबी अगर सरकार से उनका काम बखूबी से नहीं निभाया जाता तो उन युवा जो सड़कों पे उतरे हैं उन्हें बैठा दीजिए वहाँ पे। अगर अधिकारी अपना काम सही से नहीं कर पा रहे, जो बेरोजगार संघ उन्हें बॉबी भाई उन्हें सारे सबूत पेश कर रहे हैं, तो क्या हमारा काम यही रह गया कि हम सरकार को सबूत देते रहें अपनी, कि या हम अपने एग्जाम के लिए हम खुद सबूत दे रहे हैं उन्हें लगाइए। किसी ने एक डायलॉग मारा था कि अगर गरीबी दूर हो जाएगी तो फिर सरकार ये कैसे कहेगी कि हम गरीबी को दूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं उन मुद्दों को जो है रोका भी जाता है। तो ऐसे में बेरोजगारी कब तक यहाँ से खत्म होने वाली है हमारे उत्तराखंड? देखिए, मेन दिक्कत है सिस्टम की। जब तक सिस्टम की सफाई नहीं होगी तब तक कुछ चीज़ बदलेगा नहीं। और मैं सभी जो युवा साथी हमारे साथ कल जुड़े थे, मैं कहना चाहूँगा आप सभी डरना या चुप्पी जो साधे हैं वो बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे ये सरकारें गूंगी बहरी हो चुकी है। और अब यहाँ का उत्तराखंड का युवा जाग चुका है और उसे समझना पड़ेगा कि अगर उसे आज रोजगार चाहिए, अपने हक की लड़ाई अगर उसे लड़नी है, अगर उस उत्तराखंड को बचाना है, तो अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। और बॉबी भाई ने जो मुहिम छेड़ी है, हम सबको उनका समर्थन करना है। तो युवा जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सरकार की आंख भी जरूर खुलेगी। हृदयेश जी, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। जैसे कि अभी तमाम जो भर्ती घोटाले हैं वो तो निकल करके सामने आ ही रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात भी हो रही है, लेकिन एक बैंक घोटाला भी इसी बीच में निकल करके आया है और उसमें एक ऑडियो भी अभी वायरल हो रही है। तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? बिल्कुल। जब हमने उत्तराखंड आंदोलन सुनते हैं, उस समय तो अभी के युवा बच्चे थे। उत्तराखंड आंदोलन पे इतनी शहादत होने के बाद हमने सोचा कि हमको ऐसा राज्य मिलेगा जो अच्छी तरह भ्रष्टाचार मुक्त होगा और हमारे अधिकार होंगे। लेकिन केवल बैंक ही नहीं, बैंक तो एक छोटा सा हिस्सा। आप ऐसा कोई विभाग नहीं बचा उत्तराखंड में जिसमें लूट न हुई हो। आप जिस विभाग पे हाथ रख दीजिए वहां घोटाला निकल रहा है, और जिस परीक्षा पे हाथ रख दीजिए वहां पे घोटाला निकल रहा है। तो मैं सरकार को चाहता हूँ कि इस घोटाला है यूकेएसएससी के साथ साथ, जो हमने 9 सूत्रीय मांग कल रखी थी हजारों युवाओं के साथ, जो हमारा युवा हमारे साथ आ चुका है। ये केवल बॉबी पवार की अकेले की लड़ाई नहीं, उन्होंने अकेले इतना बड़ा खतरा मोल लेते हुए अकेले के दम पे 36 गिरफ्तारियां उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार एक साथ हुई हैं किसी घोटाले पे। तो अब बॉबी पवार अकेला नहीं है, पूरे उत्तराखंड का एक एक युवा उनके साथ है और हर विभाग की जांच खोल के रखेंगे, केवल बैंक की नहीं। और सबूत हमें खुद बच्चे देंगे। हम पुलिस से 2 कदम आगे रहेंगे और उनके साथ भी काम करेंगे, और पूरे उत्तराखंड की मातृ शक्ति और युवाओं के साथ मिल चुका। अब हमें कदम बढ़ाने की जरूरत है, और ये आने वाले समय में आप देखेंगे कि अभी कितनी और परतें खुलती हैं हर भ्रष्टाचार की। जब तक सफाया नहीं हो जाता पूरे भ्रष्टाचार का, तब तक हमारी ये उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त मुहिम बिल्कुल चलते रहेगी। लुसुन जी, आपसे मेरा एक सवाल है। अभी जैसे कि लगातार नए-नए नेताओं के नाम निकल कर के सामने आ रहे हैं और हर एक नेता अभी शक के घेरे में है। तो ऐसे में हाकम सिंह का नाम आया है और अभी उन्हीं को मास्टरमाइंड मान रहे थे, लेकिन अचानक से एक नया नाम जो है सादिक मूसा का निकल कर के आया है। तो क्या लगता है ऐसे कितने नाम निकल कर के सामने आने अभी बाकी हैं और इनका मास्टरमाइंड उत्तराखंड से कौन हो सकता है? देखिए, जिनको पहले तो मामला उलझाने के लिए हकम सिंह रावत को मास्टरमाइंड का, हकम सिंह रावत सिर्फ हाकम सिंह की इतनी पावर क्या पॉसिबल है कि एक छोटा-सा जो मतलब एक छोटा नेता था, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा उसके पास में है और उसको मास्टरमाइंड बताया गया, या फिर वो सिर्फ़ एक प्यादा है, अभी एक बड़ा चेहरा निकल कर के सामने आना देखिए, बाकी है? बेशक हकम सिंह एक छोटा प्यादा था, वो एक भ्रष्टाचारी समुद्र की एक छोटी सी मछली थी, जिसको बड़े बड़े मगरमच्छों ने शह दी थी। तो हम चाहते हैं उन मगरमच्छों का नाम पता चले, उन मगरमच्छों का नाम आगे आए, जो जिन्होंने उत्तराखंड के सिस्टम को आज से नहीं लगातार 22 वर्षों से
पूरा त्रस्त कर दिया था और उस कैंसर जैसा बना दिया था उस सिस्टम को, जिस कैंसर की सफाई के लिए अब उन नामों का आना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बड़े बड़े नेता, जनता को भी जानना होगा, जनता को भी जानने का अधिकार है कि जो बड़े बड़े नेता हैं, नौकरशाह हैं, जो आपके सामने ईमानदारी का नाटक करते हैं, एक बिल्कुल नैतिकता का नाटक करते हैं, वो पर्दे के पीछे क्या खेल करते हैं, युवाओं के भविष्य का हक वो चंद पैसों में, रिश्तेदारियों के दम पे, और रिश्तेदार के भी रिश्तेदारों को लगाने के लिए कैसे कैसे वो युवाओं का हक ऐसे दे देते हैं जैसे कोई हलवा दे रहा हो। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है और हम चाहते हैं कि इस बार युवाओं ने जब बीड़ा उठा ही दिया है तो 22 साल की पूरी सफाई हम एक साथ कर दें, क्योंकि राज्य तो बन गया पर राज्य बचाने का काम भी अब युवाओं का है। क्योंकि लगातार जो नाम आ रहे हैं वो नाम शक के घेरे में भी है, क्योंकि गिरफ्तार 34 गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ नेताओं मंत्रियों की भी संलिप्तता पाई जा रही है, जो मुझे लगता है अगर जांच हो तो साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन नेता इसमें शामिल था, कौन नौकरशाह था, जिनकी शायद ही तो पूरी। अभी कुछ नेता हैं जो दिल्ली की तरफ भी रुख कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या उनको यहाँ से बाहर किया जाने वाला है या क्या एक्शन होने वाला है? देखिए ये तो सरकार जानेगी कि वो उन पे क्या एक्शन करे, पर हम तो यही बोल रहे हैं कि जिस पे भी अगर शक हो रहा है उसकी पूरी जांच की जाए, उसकी संपत्ति की जांच की जाए, उसके परिवार की संपत्ति की जांच की, उनके रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच की, क्योंकि ये पूरा एक वो बन गया है कि एक ऊपर से नीचे तक जो पूरा तंत्र है कि जो पूरा भ्रष्ट बन चुका है, तो इनकी संपत्तियों की जांच होनी अत्यंत आवश्यक है, इनके रिश्तेदारों की संपत्तियों की अत्यंत आवश्यक हो गई है अब जांच। और तमाम जो नौकरशाह, मैं तो नाम लूंगा, संतोष बडूनी जी की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, क्योंकि संतोष बडूनी जी जब वहां यूके ट्रिपल एससी में जितने अहम पद में बैठे हुए थे तो इतना बड़ा घोटाला हो गया है, तो क्या उन्हें सिर्फ सस्पेंड करने से काम चलेगा? उनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग की जांच होनी चाहिए, उनके व्हाट्सएप मैसेजों की जांच होनी चाहिए, ताकि पूरा भेद खुल जाए कि इन्होंने किसकी शय पे ये कार्य को अंजाम दिया था। बिल्कुल। और ये जाँचें तभी हो सकती है जब सीबीआई तक ये मामला पहुँचे, क्योंकि एसटीएफ अपना काम कर रही है, लेकिन एक बड़े लेवल पे अगर जाँच होती है तो फिर सब निकल कर के धीरे-धीरे जो है सामने आएँगे। बारिश की वजह से थोड़ी-सी लोकेशन हमारी चेंज हो चुकी है, लेकिन व्यक्ति वही हैं, तो सवाल भी हमारा जो है एक बार दोबारा आपसे पूछूँगी। जैसे कि अभी देखा जाए तो पक्ष की बात है जैसे, तो धामी जी तो आपकी बात सुन ही लेंगे और सुननी पड़ेगी जब इतने युवा एकजुट होकर के अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन विपक्ष की अगर मैं बात करूँ तो जैसे विपक्ष में अगर हरीश रावत जी की मैं बात करूँ, तो हम अक्सर देखते रहते हैं कि उत्तराखंड प्रेम उनका समय-समय पर झलकता रहता है। फिर चाहे वो ककड़ी पार्टी हो या फिर खटाई पार्टी हो, ऐसी तरह-तरह की पार्टी रख कर के वो उत्तराखंड प्रेम दिखाते हैं। लेकिन जब आज उत्तराखंड का युवा मुसीबत में है, तो तब उनका प्रेम कहाँ है? क्यों उन्होंने अभी तक कोई शब्द नहीं बोले हैं या बोले हैं? देखिए हरीश रावत जी पे तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि शायद उन्होंने कुंजवाल जी से भी ककड़ी और खटाई खाई होगी उस समय, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि जब उत्तराखंड में विधानसभा जब घोटाला हो रहा था, जो कुंजवाल जी अपने चहेतों को लगा रहे थे, तब मैंने उनको सलाह दी थी कि आग तुम आग से खेल रहे हो। तो उस समय वो मुख्यमंत्री थे, तो ये सलाह देने के बजाय वो उन्होंने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, जो एक्शन सबसे जरूरी था। तो इतने बड़े पद पे होने के बावजूद वो सिर्फ अभी भी बयानबाजी कर रहे हैं। उनके सरकारों के लोगों के नाम है जो उस समय वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, तो उन पे एक्शन करने के बजाय या उन पे कुछ सवाल करने के बजाय वो इस समय गायब हैं। तो इसका साफ साफ मतलब है कि उत्तराखंड के जो 22 साल में जो भी पार्टियां आई हैं, उन पार्टियों ने उत्तराखंड को पीछे रखा है और अपने परिवार को पहले रखा है, उन लोगों को पहले रखा है जिन्होंने उनको पैसा दिया है और जिन्होंने उनको इस पावर में पहुंचाने में मदद करी है। एक इंटरव्यू भी मैंने देखा था दीपक रावत जी का, जो हमारे आईएएस हैं, तो उन्होंने भी इस बात का ज़िक्र किया था कि 2 बार उन्होंने एग्ज़ाम दिए और उसमें भी इस तरीके से पेपर लीक हो गया था। तो क्या उस टाइम पर भी मतलब सरकार की नॉलेज में था कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उस टाइम एक्शन नहीं लिया गया और काफ़ी पुरानी ये बात है? देखिए सरकार की नॉलेज में पहले से ही रहा होगा कि जब जब लीक होता है तो सरकार, जब इसमें सरकार के ही लोग सम्मिलित हो रहे हैं तो वो तो जब ये वीडियो का भर्ती घोटाला खुला तब जाके पुराने घोटाले सामने आ रहे हैं कि क्या क्या हुआ। तो इस ये पुराने घोटाले उन पुरानी सरकारों में, पुराने नौकरशाहों में, पुराने प्रशासन में सवाल उठाता है कि जब इतने बड़े स्तर पे धांधलेबाजी चल रही थी, सेटिंग गेटिंग चल रही थी, बैकडोर में एंट्री चल रही थी, तब आप लोग क्या कर रहे थे जो ईमानदारी का नाटक करके पहुंचे हैं, कस्में खाते हैं, आप ईमानदारी की शपथ लेते हैं सब, तो उस शपथों का क्या हो गया? वो तो आपने पोटली बना के गंगा में फेंक दिया है। अभी बहुत सारे नेता हैं जो इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि अगर मेरा नाम लिस्ट में आ रहा है कि मैंने अपने रिश्तेदारों को लगाया है, तो मैं जो है मानहानि का केस करूँगा या फिर मेरा नाम गलत तरीके से ना दिखाया जाए। तो ये सिर्फ़ एक अपने नाम बचाने के लिए एक स्टंट है या वाक़ई में इस तरीके से कोई गलत नाम भी लिस्ट में डाले जा रहे हैं? देखिए कुछ वेरीफाइड लिस्टें निकल रही हैं, कुछ फेक भी निकल रही हैं, क्योंकि अब ये राजनीतिकरण भी कोशिश कर रही हैं पार्टियां की राजनीतिकरण हो, तो कुछ फेक लिस्ट भी निकल रही हैं। पर जो वेरीफाइड लिस्ट निकल रही है उनमें जो नाम निकल रहे हैं उनकी तो तभी हम कह रहे हैं कि उनकी जांच हो, और जांच में जो भी दोषी पाया जा रहा है उसकी तुरंत नियुक्तियां निरस्त हो और उनको सलाखों के पीछे लिया जाए।
दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा उत्तराखंड प्यार जो है फूट फूट करके निकलता है, फिर चाहे वो मैं हूँ या फिर आप हैं या फिर कोई भी हो, उत्तराखंड प्यार हम दिखाते हैं। लेकिन आज उत्तराखंड का युवा जब संकट में है और वो एकजुट होकर के सरकार से अपनी गुजारिश कर रहा है, तो ऐसे में हम सभी को एकजुट होकर के सरकार तक बात पहुंचानी होगी। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं, हमारे जो उत्तराखंड के कलाकार हैं, नेगी जी ने इस पर हाल ही में एक गीत निकाला है और उनका पूरा सहयोग भी मिलता है यहाँ के युवाओं को। लेकिन बाकी कलाकारों की अगर मैं बात करूं, तो क्या कल आपकी रैली थी तो वो साथ में आकर के आपको समर्थन दे सकते थे, लेकिन क्या मिला है समर्थन या फिर नहीं मिला है? देखिए, हमारी तो कल खुली रैली थी, सबको हमने स्वागत किया था कि जो भी आएगा उसका मंच में स्वागत होगा। तो उत्तराखंड में जब आंदोलन भी हो रहा था, तो उत्तराखंड आंदोलन में लगातार जो लोक कलाकार हैं, जनगीतकार हैं, लोक गायक हैं, वो लोग किसी न किसी माध्यम से उत्तराखंड के आंदोलन को तेज करने का काम कर रहे थे, उसको मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे थे। नेगी जी ने अनेक गाने गाए उत्तराखंड आंदोलन पे, गिरधा जी ने भी तमाम जनगीत और गाने गाए थे, जिससे उत्तराखंड आंदोलन को धार पहुंची। और तमाम कवि थे, अतुल कवि जी, बल्ली सिंह चीमा थे, अतुल शर्मा थे, बल्ली सिंह चीमा थे। तो इन्होंने उत्तराखंड आंदोलन को तेज करने का, मजबूती प्रदान करने का कार्य किया। परंतु आज के समय में जैसे कि आप देख रहे हैं कि युवा इतना त्रस्त है, तो मुझे तो लगता है कि अगर वो सभी, चाहे वो लोक कलाकार हों, चाहे वो संगीतकार हों, गीतकार हों, या उत्तराखंड की रचनात्मक क्षेत्रों से जो भी लोग हैं, उनको भी तो दिखाई ही रहा होगा कि उस उत्तराखंड के हालात किस तरह से हैं, इतने युवा त्रस्त हैं। तो अगर वो आगे ना आए तो ये एक शर्मनाक बात होगी, तो क्योंकि आपने अभी तक किसी कलाकार को रिक्वेस्ट की इस चीज के लिए कि आप हमारे साथ में आएं, या फिर ऐसी कोई बातचीत हुई हो? क्योंकि ये जो लड़ाई है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है और हमारे जो कलाकार हैं वो खुद युवा हैं। तो ऐसे में आपने किसी से कहा या फिर वो खुद से सामने आए हों? देखिए, नेगी जी का तो हमें आशीर्वाद हमेशा से प्राप्त है। नेगी जी हमारे जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो युवाओं के हों, चाहे वो राज्य हित के मुद्दे हों, उनका हमेशा समर्थन मिलता है। अब हम हर किसी नए कलाकार पे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये युवाओं का मुद्दा है, हमने तो युवाओं को जोड़ना है। तो वो है ना, तो ये तो खुद निकलने की बात है, क्योंकि लोक कलाकार क्या होता है? लोक कलाकार लोक से बनता है। जो लोक है हमारा, उसकी लोक परिस्थितियों से बनता है कि लोक में क्या समस्याएं हैं, क्या लोक की संस्कृति है। तो उस समय तो वो तभी लोक कलाकार है। कोई सिर्फ 2-4 बॉलीवुड टाइप के गाने गाने से कोई लोक कलाकार नहीं बन सकता है। इसलिए हमारा सीधा से ज़्यादा वो है कि अगर आप सच में लोक कलाकार हैं, या आप सच में उत्तराखंड से प्रेम करते हैं, तो आपको स्वयं ही आगे आना चाहिए। हम ऐसे नहीं है कि किसी के घर जाएँ, किसी को बोले, क्योंकि हम समर्थन तो सभी को बोल रहे हैं, पूरे उत्तराखंड के युवाओं से हमारा था कि आप समर्थन करने आए, और उत्तराखंड का युवा आया घर-घर से, हर क्षेत्र बहुत का बहुत आया। धन्यवाद, आपने समय दिया और बहुत सारी बातें आज हमारे साथ में की। बहुत धन्यवाद जेपी वर्ल्ड टीवी का। आप जैसे जो मीडिया है, बंधु हैं, मीडिया का माध्यम है, ये हमारे आंदोलन को भी तेजी से गति प्रदान करने का कार्य करता है, क्योंकि जनता आप लोगों को देखती है, और जो ये मुद्दे हैं, ये धरातल से जुड़े मुद्दे हैं, इनको लगातार दिखा रहे हैं। तो आप भी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आगे भी आपको ऐसे ही अपडेट दिखाते रहेंगे, खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए जेपी वर्ल्ड टीवी से। मैं रोशनी खंडूरी, कैमरामैन अंकित बिस्ट के साथ।